हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी बिल से रिलेटेड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में। मनी बिल से रिलेटेड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आर्टिकल 109 एंड 110 में बताई गई है और इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मनी बिल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो जुडिशियरी के एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या अदर एग्ज़ाम्स हों, उनमें जो लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ पॉइंट से ही पूछे जाते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को पहले एक बार उसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक पॉइंट पर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे ताकि आपको वो पॉइंट क्या कहता है ये आसानी से समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट है कि मनी बिल को किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट ही इसे स्पेशल बनाता है कि मनी बिल को सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा, जिसे इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, मनी बिल को सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है कि मनी बिल को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति अपना रिकमेंडेशन देता है कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि सदन में मनी बिल पेश किया जाए। आसान शब्दों में यदि मैं कहना चाहूँ तो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है। इसका रीज़न हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मनी बिल से रिलेटेड तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मनी बिल को लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस पर डिस्कशन के बाद लोकसभा उसे पास कर देती है, फिर वह बिल राज्यसभा को या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भेजा जाता है और फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि मनी बिल जो कि ऑर्डिनरी बिल की तरह नहीं है, इसीलिए मनी बिल को जब राज्यसभा में भेजा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट में भेजा जाता है, तो राज्यसभा को 14 डेज़ के अंदर, विद इन 14 डेज़ उसे वह बिल लोकसभा को रिटर्न करना होता है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, या तो उसे मनी बिल को एक्सेप्ट करना होता है या फिर यदि कोई अमेंडमेंट वह चाहता है तो अपनी रिकमेंडेशंस या अनुशंसाएं वह 14 डेज़ के अंदर ही उसे लोकसभा को वह अपनी रिकमेंडेशन के साथ मनी बिल रिटर्न कर देता है। अब हम बात करते हैं कि 14 डेज़ की शुरुआत कब से होती है। तो जिस तारीख को लोकसभा राज्यसभा को बिल भेज देती है, उसके बाद जिस डेट को राज्यसभा को वह बिल मिलता है, उस डेट से ही 14 डेज़ की शुरुआत होती है। राज्यसभा के पास अपनी रिकमेंडेशन देने के अलावा और कोई पावर यहाँ पर नहीं है। सिर्फ वह मनी बिल पर डिस्कशन कर सकता है, उस पर उसे रिजेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब लोकसभा के पास ये ऑप्शन होता है कि वह चाहे तो राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर ले, या फिर सभी रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर ले, या फिर सभी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दे, या फिर कुछ रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दे। ये सब लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को चाहे तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अब ये बात ये आती है कि यदि राज्यसभा ने 14 डेज़ के भीतर यदि बिल रिटर्न नहीं किया है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। यदि 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा ने बिल रिटर्न नहीं किया है तो लोकसभा के द्वारा जिस स्थिति में बिल लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, उसी स्थिति में उसे दोनों हाउस से पास हुआ मान लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसा बिल लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, यदि राज्यसभा उसे 14 डेज़ के भीतर रिटर्न नहीं करती है, तो जिस प्रकार का बिल इस लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, बिल उसी रूप में दोनों हाउस से पास हुआ मान लिया जाता है। राज्यसभा को इसमें कोई पावर नहीं है। अब यदि राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देती है
कि हम इस बिल में ये अमेंडमेंट चाहते हैं, तो लोकसभा के पास फिर इसमें ज़्यादा पावर है कि लोकसभा चाहे तो उनकी सभी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दे, या फिर लोकसभा को लगता है कि कोई रिकमेंडेशन अच्छी है तो वे सभी रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उन सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सभी कंडीशन में, इस कंडीशन में बिल उस तरह पास हुआ माना जाएगा जिन जिन रिकमेंडेशंस को राज्यसभा ने लोकसभा को दिया है, और लोकसभा ने जिन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है, सिर्फ उन रिकमेंडेशन को ही, जिन पर एक्सेप्टेंस लोकसभा की मिल चुकी है, उसको मिलाकर ही बिल को पास माना जाएगा। जिन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है उसे उस बिल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अभी हम आगे के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फ़ाइनल डिसीजन कौन लेगा। इसका फ़ाइनल डिसीजन लेने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है। हमारी लोकसभा के अध्यक्ष को यह निर्णय लेने का, फ़ाइनल डिसीजन लेने का अधिकार है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। जब कोई बिल मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा स्पीकर उस पर ये इंडोर्स कर देते हैं, और एक सर्टिफिकेट उस पर होता है कि लोकसभा स्पीकर ये प्रमाणित करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं कि यह बिल एक मनी बिल है। और जब यह बिल राज्यसभा को भेजा जाता है तो इस बिल पर यह सर्टिफिकेशन के साथ ही राज्यसभा को भेजा जाता है कि लोकसभा स्पीकर ये सर्टिफाई करते हैं कि यह बिल एक मनी बिल है। इसके अलावा जब यह बिल राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है तब भी इस बिल पर यह सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है कि यह बिल एक मनी बिल है। राष्ट्रपति के पावर्स की बात करें तो राष्ट्रपति मनी बिल को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर मनी बिल को विथहोल्ड करके रख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को भी मनी बिल को पुनर्विचार के लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए वापस संसद में मनी बिल को भेजने का अधिकार नहीं है। इसका रीज़न इसमें पहले ही बताया गया है, क्योंकि मनी बिल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से ही लोकसभा में पेश किया गया है। अब वही बाद में जाकर उस बिल को रिजेक्ट करेंगे तो ये न्याय नहीं होगा। इसीलिए प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर स्मूथली चलती रहे, इसीलिए यह संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को जब मनी बिल भेजा जाएगा तो वे उस पर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर उसे विथहोल्ड करेंगे, लेकिन वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेंगे। ये थी मनी बिल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। अब हम इन पॉइंट्स को एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं।